एनालिसिस ऑफ टीबी, सिंपल एनालिसिस ऑफ टीबी, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ अ टी बीम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड टी बीम ऑफ स्पैन 9 मीटर। ये कौन सी किस स्पैन की बात कर रहे हैं? ये किस स्पैन की बात कर रहे हैं? एल नॉट की बात कर रहा है। बस एल नॉट की बात कर रहे हैं ना। हमसे जो यहाँ जो बात की जा रही है वो एल नॉट की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 9 मीटर स्पैन दे रखा है, फ्लैंज विड्थ दे रखी है आपको 2 मीटर। ये क्या हो जाएगी? बी। इसे क्या बोलेंगे? विड्थ बी, है ना। और फ्लैंज थिकनेस कितनी दे रखी है? 150 mm। ओवरऑल डेप्थ दे रखी है 750 mm एंड रिब विड्थ दे रखी है आपको 300 mm। रिब विड्थ कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ BW। हाँ वही BW, ठीक है। तो हमारे पास एक बार प्रॉपर पिछले लेक्चर में जाते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला थे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फाइंड करने के। एक तो ये था स्लैब बीम टाइप के लिए, ठीक है। इसमें L1, L2, L0, BW और DF ये मैंडेटरी होते थे, रिक्वायरमेंट होती थी इसकी। और एक होता है आइसोलेटेड टी बीम का फॉर्मूला L0 डिवाइडेड बाय L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW। आप ये बताइए ये डेटा देख के कि ये कौन सी टी बीम है? आइसोलेटेड टी बीम है या स्लैब बीम टाइप टी बीम है? आइसोलेटेड टी बीम। तो फॉर्मूला भी वही वाला लगेगा। फॉर्मूला भी आइसोलेटेड वाला लगेगा। आइसोलेटेड वाला लगेगा। तो L0 आपको दे रखा है 9 मीटर, B आपको दे रखा है 2 मीटर और BW आपको दे रखा है 300 mm, दैट इज 0.3 मीटर। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज की अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड टी बीम के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? L0 डिवाइडेड बाय L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW। सारा डेटा आपके पास है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज यहां से आ जाएगी। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज अगर मुझे पता करना हो तो मैं इसी तरीके से फाइंड करूंगा, है ना। 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, उसमें इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी टी बीम का कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम। हाँ बोलिए सर। इस प्रॉब्लम में वॉल के सेंटर नहीं जाएंगे एल इफेक्टिव निकालने के लिए। बोलिए। एल इफेक्टिव निकालने के लिए वॉल का सेंटर जो होता है मतलब 0.3/2 हाफ करके ऐड करना वो वाला। अच्छा। तो ये बताइए कि इसमें क्या दे रखा है आपको? जो स्पैन दे रखा है उसमें कुछ बोल रखा है क्या? नहीं, मतलब इफेक्टिव ही कंसीडर कर लें, है ना। तो अगर वो ये कह देता है क्लियर स्पैन, अगर क्लियर स्पैन बोला जाता तो फिर हमें क्या करना पड़ता? हमें वॉल की थिकनेस जो है ऐड करनी पड़ती, तो हमारे पास इफेक्ट आ जाता, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a T-beam floor system has 120 mm thick slab supported on beams। ये क्या हो गया? ये कौन सा है? आइसोलेटेड टी बीम या फ्लोर स्लैब बीम टाइप? है ना, ठीक है। तो ये 120 mm क्या डेटा दे रखा है आपको? 120 mm is the thickness of slab। That means ये क्या हुआ? DF हुआ या नहीं हुआ? कैपिटल DF। इस DF बोलेंगे या नहीं? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से द विड्थ ऑफ द बीम इज 300 mm। ये क्या दे रखा है आपको? ये क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ बीम क्या होती है? BW 100 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ इज 580 mm। ये क्या हो गया? बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में ये वाला देखिए, ये इफेक्टिव भी हो गया, ये बीम है तो इसकी जो थिकनेस विड्थ है ये BW हो गई और ये DF होता है। तो ये सारा डेटा आपको गिवन है। देखिए 580 और एरिया ऑफ स्टील, द बीम इज रीइंफोर्स्ड विद 8 bars of 20 mm डायमीटर। 8 bars 20 mm डायमीटर की आपने स्टील के रीइंफोर्समेंट में यूज की हुई है। M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। द बीम्स आर स्पेस्ड 3 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये क्या है?
ये क्या है? बीम्स आर स्पेस्ड 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, ये क्या है? क्लियर स्पैन है। तो ये देखिए यहाँ वाले डायग्राम में ये क्या है? ये क्या दे रखा है? बीम्स आर स्पेस्ड 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, दैट मींस क्या होगा? ये यहाँ से इस डेटा से क्या निकलेगा? हमें ये डेटा 3 मीटर दे रखा है, इससे हमें क्लियर स्पैन फाइंड करना पड़ेगा। पर क्या ये एग्जैक्टली 3 मीटर क्लियर स्पैन है क्या? नहीं सर, नहीं। क्लियर स्पैन कितना होगा? क्लियर स्पैन कितना होगा? इसमें से बीम की विड्थ माइनस करेंगे, नहीं? देखिए यस सर, बीडब्ल्यू माइनस करेंगे। यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस 3 मीटर दे रखी है, तो यहाँ हाफ BW बाई 2 और यहाँ से BW बाई 2, दैट मींस अगर इसमें से BW माइनस कर देंगे टोटल में से, तो फिर ये इफेक्टिव स्पैन, वो क्लियर स्पैन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, क्लियर आ जाएगा। तो ये यही डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बीम्स आर स्पेस्ड 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, दैट मींस L1 कितनी हो जाएगी? L1 इज इक्वल टू हो जाएगी L1, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये मानेंगे कि दोनों साइड एक ही जैसा है, और अगर दोनों साइड एक ही जैसा है तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें गिवन ही नहीं है कि हमारे पास दोनों दूसरी तरफ कितना बीम के बीच की स्पेसिंग कितनी है, तो वो ये टोटल दे रखा है, तो हम ये मानेंगे कि L1 इज इक्वल टू L2, और ये कितना हो जाएगा? इफेक्टिव स्पैन माइनस बीम विड्थ। बीम विड्थ कितनी है? BW, तो ये 3000 माइनस 300, तो ये L1 L2 कितना जाएगा? 500 mm। बोलिए ये समझ में आया? और डेटा, लास्ट डेटा इज गिवन that the effective span of the beam is 3.6 meter, ये क्या है? क्लियर हो गया? ये सब क्लियर हो गया ना डेटा सारा के सारा? ठीक है, तो अब हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसा कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज कि जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड एंड है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। फिर सिंपली सपोर्टेड एंड के लिए L0 किसके बराबर हो जाता है? L के बराबर हो जाता है। L के बराबर हो जाता है, दैट मींस 3600 mm। अब ये बताइए कि यहाँ से आप इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कर लेंगे? दो फॉर्मूला है आपके पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए, दो फॉर्मूला है। एक है L1 बाई 2 L2 बाई 2 प्लस BW। यहाँ से L1 भी पता है, L2 भी पता है और BW भी पता है, यहाँ से इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आ जाएगी। बोलिए। दूसरा फॉर्मूला है इसके लिए, दूसरा फॉर्मूला है L0 बाई 6 प्लस BW प्लस 6DF, और सारा डेटा ये भी आपको गिवन है, तो यहाँ से दूसरी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आ जाएगी। दोनों कौन सी वाली कंसीडर करेंगे? जो दोनों में यहाँ है, तो ये आपके पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आ गई। ठीक है, तो अभी हम लोगों से पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछे हैं? क्वेश्चन में सिर्फ डेटा दे रखा है, क्यों? कुछ पूछा तो है ही नहीं। सर कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा हुआ होगा, लास्ट में ऐड कर दीजिए कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? तो अब ये बताइए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या केस है? हम क्या जानते हैं? एक ही केस हमें पढ़ना है, तो हमारे पास हम क्या अज्यूम करेंगे कि अज्यूमिंग द न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज, यही कर सकते हैं। बोलिए। हाँ सर, अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करती है तो सारे फॉर्मूला कैसे कॉपी हो जाते हैं? जो फॉर्मूला एज इट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के थे रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में, वही फॉर्मूला वैलिड होते हैं। वहां एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट की जाती थी? टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन, तो यहाँ से XU कैलकुलेट हो जाएगा। XU यहाँ से कैलकुलेट होकर वैल्यू आती है 77.8 mm, और हमारे पास DF कितनी दे रखी है? 120 mm, यानी फ्लैंज विड्थ है ना, तो which is less than DF is equal to 120 mm। इसका मतलब हमारा assumption क्या हुआ? ठीक हुआ या नहीं? सही हुआ सर।
सही बात। अगर 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 ये ऐसा कहीं होता कि इस XU ज्यादा निकल के आ जाती DF से, तो फिर हमारा assumption जो है वो इनकरेक्ट होता है या नहीं? हाँ सर, इनकरेक्ट हाँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं, तो हमें ऐसे कोई स्टडी ही नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता तो हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ते, ठीक है। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास XU आ गया। XU अगर आ गया तो XU लिमिटिंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, FE415 है, तो XU लिमिटिंग का मामला क्या हो जाएगा? 0.48D होगा या? यस सर। तो यहाँ से XU लिमिटिंग आ गया 278.4 mm और XU जो है वो हमारा आया था 77.8 mm। दैट मींस XU इज लेस देन XU लिमिटेड। कैसा सेक्शन हुआ? और अंडर सेक्शन हुआ तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? 13 सेक्शन से कोई सा भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वहां XU की जगह क्या XU ही रखना पड़ेगा आपको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं। हाँ, तो फॉर्मूला में हालांकि टेंशन जोन से भी आसानी से निकाल सकते हैं, ऑफ स्टील है हमारे पास, तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया 0.87 FY AST D minus 0.42 XU और XU is 77.8 और AST आपको कैलकुलेट कर किया ही हुआ है आपका, तो यहाँ से आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा 496.61 किलो न्यूटन मीटर। हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन का प्रॉब्लम? बोलिए। हाँ सर। यस सर। कैमरा ऑन है किसी का? नो सर। आगे बढ़। यस सर। कोई मैसेज ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहा है उसका। पर कोई सिलेबस देखेगा जरा टीबी का, टीबी के सिलेबस में कहाँ कितना दे रखा है? लेंस में लाइक करना चाहिए। बस उतना ही है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, न्यूमेरिकल कितने कितने पोर्शन के दे रखे हैं ये बताइए? एक मिनट। डिजाइन ऑफ टी बीम फॉर मोमेंट एंड शियर फॉर न्यूट्रल एक्सिस विदिन अप टू द फ्लैंज बॉटम। हाँ वही ठीक है। डिजाइन एनालिसिस है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिसाइडिंग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये तो करनी है एक न्यूमेरिकल इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने का। प्रॉब्लम्स ओनली ऑन फाइंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टी बीम सेक्शन with neutral axis lies within or up to the bottom of the flange can be asked in the written examination, है ना? तो ये यही तक है प्रॉब्लम। ये सर यही तक है सर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो बस खाली हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने दोनों तरीके से करके देख ली। आइसोलेटेड टी बीम है उसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर फ्लोर बीम टाइप है, स्लैब बीम टाइप कंस्ट्रक्शन है तो भी उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों में हो गया ना विड्थ ऑफ फ्लैंज कैसे कैलकुलेट किया? हाँ सर, हो गया दोनों, है ना? और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी न्यूमेरिकल हो गया। यस सर। ठीक है, अब हमें डिजाइन ऑफ टी बीम देखनी है, सिर्फ डिजाइन मतलब एनालिसिस देखनी है, उसका न्यूमेरिकल नहीं इन्होंने बना किया है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ टी बीम स्टार्ट करें। हाँ सर। अच्छा, इसमें शियर फोर्स भी दिखा हुआ है। हाँ, शियर फोर्स लिखा हुआ है। एक्चुअली शियर फोर्स हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम शियर वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, और मैंने गलती से ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया टीबी। ठीक है, हम लोगों को शायद लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि हम टीबी नहीं स्टार्ट करेंगे, मतलब शियर स्टार्ट करेंगे, है ना? तो एक बार शियर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर टीबी में भी आप शियर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर।
हाँ, तो शेयर हो जाएगा तो फिर किसी का भी स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर का भी पढ़ना ही है, टी का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक, शेयर का। अब देखिए डिजाइन ऑफ टी बीम की अगर बात करें तो टी बीम में डिजाइनिंग में क्या होगा, आपको साइज तो दिया हुआ होगा क्या? यस साइज तो दिया ही हुआ होगा। तो केस 1 ही हमें पढ़ना है कि, और केस 1 है क्या हमारे पास कि एक्स यू इज लेस देन और इक्वल टू डी एफ करेंगे। बोलिए केस 1 क्या होगा? व्हेन एक्स यू इज विदिन हाँ within the flange है ना, when neutral axis lies within the flange और up to the flange है ना, तो दोनों up to the flange के लिए भी वैलिड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, होगा वही फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम फ्लैंज के नीचे जाएंगे तो वहां चेंज हो जाएगा, फिर वो ये सब फॉर्मूला वैलिड नहीं होंगे है ना। तो पहला केस स्टेप 1 क्या है, हम क्या करेंगे, हमें तो अभी एक्सक्यू नहीं पता है, डिजाइन का क्वेश्चन है। डिजाइन के क्वेश्चन में हमें क्या पता होगा, हमें कुछ नहीं पता है, तो हम तो क्या करेंगे, एक्सक्यू की जगह हम क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सक्यू कितनी हो सकती है? फॉर केस 1 है ना, फॉर केस 1 की बात कर रहे हैं, तो केस 1 में एक्सक्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? डेप्थ ऑफ फ्लिंज के बराबर सर। हाँ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर है। सिंस द सेक्शन इज गिवन, तो डीएफ नोन है या नहीं है? नोन है सर, डीएफ दिया हुआ है। एमयू अब कैलकुलेट हो जाएगा 0.36 एफसी के। देखिए डिजाइन का मतलब क्या है, सेक्शन गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन नहीं है। तो अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करें तो उसमें तो दोनों से फाइंड हो जाता है, दोनों फॉर्मूला से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या 0.36 वाले से भी हो जाता है, 0.87 वाले से भी हो जाता है। शर्त ये है कि एक्सयू की जगह आपको एक्सयू रखना है, यही तो होता है। हाँ सर, हाँ, तो अभी एक्सयू की जगह अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे एक्सयू की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, एक्सयू की जगह अगर लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है तो एक्सयू की जगह क्या रख रहे हैं, डीएफ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 0.36 बीएफ एफसीके डीएफ डी माइनस 0.42 डीएफ। तो यहाँ से एमयू आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और ये एमयू क्या होगा, जो हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में एमयू लिमिटेड फाइंड करते थे, ये वही तो है। बोलिए ये वही तो है ना, क्योंकि एक्सयू की मैक्सिमम लिमिट रख रहे हो आप, एक्सयू लिमिटिंग कह सकते हैं इसको यहाँ पर इस केस के लिए, हाँ कर सकते हैं सर। है ना। तो ये एमयू आ गया। अब अगर डिजाइन का क्वेश्चन है तो किसी ने किसी लोड के लिए डिजाइन करने के लिए बोलेगा अप्लाइड लोड दिया हुआ होगा, और अगर अप्लाइड लोड दिया हुआ होगा तो हम बीएमयू कैलकुलेट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट जो भी उसका निकल के आएगा। हाँ सर, कैलकुलेट दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, और अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, बीएमयू इज लेस देन एमयू, ये वाली कंडीशन के लिए हम करेंगे या नहीं करेंगे भाई? अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हमें पढ़ना है तो फिर यही करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर, यही करेंगे। ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। अगर ये केस चेंज हो जाएगा तो वो कौन सा बीम हो जाएगा? ओवर इनपुट का केस हो जाएगा। हाँ, ओवर इनपुट से ठीक है। तो ये बताइए, तो बीएमयू इज लेस देन एमयू, ये कंडीशन निकल के आएगी अगर, तो ये क्या इंडिकेट करेगी, ये क्या इंडिकेट करेगी? क्योंकि हमने एमयू की जगह मैक्सिमम लिमिट क्या रख दी थी, डीएफ। तो क्या ये कंडीशन ये नहीं बताएगी कि एक्सयू इज लेस देन डीएफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन? हाँ सर, हमारा जंक्शन यही तो कंडीशन होती थी। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि बीएमयू को किसके बराबर कर देंगे, टेंशन वाले फॉर्मूला के बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कंप्रेशन वाले फॉर्मूला के बराबर अगर करेंगे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्सयू पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से एक्सयू पता लग जाएगा तो टेंशन वाले फॉर्मूला से एएसटी निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? निकल आएगा सर, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सेम डिजाइनिंग है या नहीं है, जैसी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की होती थी रेक्टेंगुलर बीम के केस में, बिल्कुल सेम डिजाइन होगी कि नहीं होगी? बस एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको केस 1 ही सॉल्व करना है, और केस 1 में कंडीशन है कि XU इज लेस देन DF। तो जो XU लिमिटिंग वहां पर रखे थे, वहां पर इस जगह क्या रखोगे आप? वहां पर DF रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा न्यूमेरिकल? हाँ यस हो जाएगा। ये डिजाइन एनालिसिस आपके सिलेबस में है, न्यूमेरिकल के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग देख ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो एक टी बीम है इज यूज्ड ओवर स्पैन ऑफ 10 मीटर। ठीक है, ये क्या दे रखा है? 10 मीटर। ठीक है, साइज ऑफ बीम इज गिवन, साइज गिवन है आपको। द डिजाइन अ बीम if beam is subjected to a live load of 40 kilonewton per meter, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कंसीडर सिंपली सपोर्टेड बीम यूज M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग, चलो ठीक है, इसका सेल्फ वेट फाइंड कर लेते हैं। सेल्फ वेट फाइंड कर सकते हैं क्या आप? हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा। कर सकते हैं। 25 इसका यूनिट वेट, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? एरिया से कर देंगे। पर मीटर, हाँ पर मीटर में कितना सेल्फ वेट आ रहा है ये पता चल जाएगा। तो देखिए 25 इंटू, देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? इतना, इसका एरिया हो जाएगा 1.5 मीटर इंटू 0.12 मीटर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। फ्लैंज का। अब वेब का एरिया की बात अगर करें तो वेब की टोटल डेप्थ है 1000 mm और ये है 120, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। तो 880 को मीटर में लिखेंगे तो 0.88 मीटर इंटू 320 mm में रखा है तो ये 0.32 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सेल वेट आ गया 11.54 किलोमीटर पर मीटर, और लाइव लोड आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 किलोमीटर पर मीटर का। तो टोटल लोड आपके पास आ जाएगा। यस सर। तो फैक्टर्ड लोड मिल जाएगा। हाँ सर। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट BMU कितना आया? WU L स्क्वायर बाई 8, दैट मींस 77.475 into 10 स्क्वायर बाई 8। कैसी बीम कंसीडर की हुई है? सिंपली सपोर्टेड है सर। सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर सिंपली सपोर्टेड बीम, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का WU L स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से आपके पास अप्लाइड मोमेंट आ गया। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फाइंड करनी होगी। बोलिए। यस सर। और ये बीम कैसी दे रखी है आपको? आइसोलेटेड ही है। अगर L1 L2 नहीं दे रखा है तो वो आइसोलेटेड ही है ना। तो अब आइसोलेटेड के लिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का क्या फॉर्मूला था? L0 डिवाइडेड बाय L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW। तो यहाँ से इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आ जाएगी। आ जाएगा सर। तो ये आपके पास आ गया इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो केस 1 ही हमें ऑप्ट करना है। तो केस 1 में हमें क्या होता है? XU की जगह क्या रखते हैं? DF रखते हैं सर। यहाँ से DF सर। तो DF रखिए 0.36, F3 की जगह B की जगह BF और D की जगह DF, सॉरी XU की जगह DF। तो ये D माइनस 0.42 DF। यहाँ से आपके पास MU लिमिटिंग या MU जो भी आप यहाँ बोल रहे हैं वो आ जाएगा। ये वैल्यू आती है 1185। ठीक है, और हमारे पास अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट कितना आया था? 968। तो कैसा सेक्शन हुआ? 104। तो XU इज लेस देन DF आया कि नहीं आया? ये वाली केस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और XU इज लेस देन DF मतलब न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट को 0.36 वाले फॉर्मूला के बराबर कर देंगे, और बेंडिंग मोमेंट यानी अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट को। तो यहाँ से XU की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। XU की वैल्यू आपको निकल के आती है 96.93 mm, which is less than 120 mm। क्वेश्चन में DF कितना दे रखा है? 120। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा assumption सही है। हाँ सही है। यस। अभी एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। ठीक है,
तो एरिया ऑफ स्टील आपके पास आ गया। आप नंबर ऑफ बार्स, डाई ऑफ बार सेलेक्ट कर लेंगे, वहां से आपके पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। बोलिए ई बीम की डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो इस चैप्टर को कंप्लीट माने यस हो गया? यस सर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? ये नहीं हो गया क्या? डाउट है क्या? नहीं सर हो गया सर नहीं सर, अब अपने से सर प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ, आपके लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, हमारी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हो गया, डबली रीइंफोर्स्ड बीम हो गया, ठीक है, टी बीम हो गया आपके पास। अभी अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे शियर से। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, ठीक है, तो अगली क्लास कब होगी? जब आप चाहें सर। हाँ, एक्चुअली लास्ट क्लास के बाद मुझे बुखार आ गया, मुझे टाइफाइड हो गया था, और